हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिस्टर आर शर्मा। तो दोस्तों, हम फिर से आज हाजिर हुए हैं पीजीटी का जो आपकी सीरीज चली हुई थी, जिसमें आपके 2-3 लेक्चर हो गए हैं। और आज हम जो बात करने वाले हैं, आदिकाल के अंतर्गत जो भी साहित्य आता है, कौन कौन सा साहित्य जो आपका आदिकाल के अंतर्गत रखा जाएगा, उनकी क्या विशेष बातें हैं, और जो नामकरण किया गया आदिकाल का, वो कहाँ तक उसका क्या है सार्थकता रहती है, कौन सा नामकरण जो है वो सर्वमान्य रहा है, और किस किस के द्वारा क्या क्या नाम जो है आदिकाल को दिए गए हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहली बात करते हैं हम कि आदिकाल को जो नामकरण दिए गए हैं वो मैंने आपको पहले लिख दिए ताकि आपकी जो समय की है बचत रहे। आदिकाल के लिए जो नाम दिए गए हैं वो सबसे पहली बात करें हम तो वीरगाथा काल जो नाम है वो किसकी देन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की देन है। इन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया हुआ है। अब क्यों दिया है, इसके पीछे बड़ा विवाद रहा है क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं जो हिंदी साहित्य के सबसे बड़े आलोचक माने जाते हैं, और इन्हीं की जो काल वर्गीकरण है, इन्हीं का काल वर्गीकरण जो किया गया है वो कहीं ना कहीं वही रूप अपनाया गया है, थोड़ा बहुत संशोधन करने के बाद। इसीलिए क्या है, ये बिल्कुल सेंटर में रहे हैं जो आपके विवाद का पॉइंट है। ठीक है, इन्होंने जो आदिकाल को नाम दिया, वीरगाथा काल नाम दिया, इन्होंने कहा कि जो आदिकाल का जो समय है, प्रारंभिक जो समय है हमारा, उसमें मुख्य रूप से जो ग्रंथ लिखे गए हैं उसमें क्या है, वीर परख रचनाएं लिखी गई, वीरतापूर्ण रचनाएं लिखी गई, राजाओं की प्रशंसा के लिए उनकी बढ़ चढ़कर जो है उनकी वीरता की बातें लिखी गई है। इसीलिए इन्होंने जो आरंभिक काल है, प्रारंभिक काल है, उसको नाम दे दिया वीरगाथा काल। यहाँ से प्रश्न आता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कितने ग्रंथों को आधार मानकर वीरगाथा काल नाम दिया है? तो इन्होंने 12 ग्रंथों को आधार मानकर आदिकाल का या आरंभिक काल का जो नाम है वो क्या रखा दिया है? वीरगाथा काल नाम रखा है। कि जो इसमें अधिकतर साहित्य है वो कैसा रखा गया है? वीर परख लिखा गया है, वीरतापूर्ण लिखा गया है। लेकिन ऐसा नहीं है जो आपके अन्य साहित्य हैं, जैसे आपका सिद्ध साहित्य है, नाथ साहित्य, वो भी तो साहित्य लिखा गया है, श्रृंगार परख रचनाएं लिखी गई है, आपके जो कुछ लोक गाथाएं हैं उनको लिखा गया है। तो जरूरी नहीं है कि सारी रचनाएं जो वीरतापूर्ण लिखी गई है, इसीलिए जो इस नाम को नहीं माना गया, इसके ऊपर विवाद रहा है। और सबसे ज़्यादा अगर विवाद रहा है नामकरण को लेकर तो आदिकाल के ऊपर ही रहा है। चलिए ये बातें बाद में करेंगे। अब सबसे पहले हमने देख लिया कि वीरगाथा काल नाम किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ये नाम दिया है। उसके बाद सिद्ध सामंत काल, ठीक है, सिद्ध सामंत काल जो नाम दिया है वो किसके द्वारा गया है? राहुल संकृत्यायन के द्वारा ये नामकरण किया गया है। चारण काल जो सबसे पहला नाम है वो किसने दिया है? जॉर्ज ग्रेसन ने दिया है। ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछ ले कि हिंदी साहित्य के आरंभिक काल का सर्वप्रथम नामकरण किसके द्वारा किया गया है, कोई नाम अगर दिया गया है सबसे पहले तो किसके द्वारा गया है? जॉर्ज ग्रेसन के द्वारा दिया गया है। हमने जब ग्रंथों का वर्गीकरण किया था, ग्रंथ पढ़े थे कि हिंदी साहित्य की इतिहास परंपरा में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं, तो जॉर्ज ग्रेसन का नाम सर्वोपरि रहता है, क्योंकि इन्होंने जो साहित्य ग्रंथ लिखा सबसे पहले इन्होंने अपने ग्रंथ में क्या किया था? काल विभाजन का प्रयास किया था, नामकरण का प्रयास किया था। तो सबसे पहले काल विभाजन भी इनके द्वारा किया गया और नामकरण का जो प्रयास है वो भी इनके द्वारा ही किया गया। और इन्होंने आरंभिक काल को क्या नाम दिया था? चारण काल नाम दिया था। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि आरंभिक काल को या काल विभाजन का नामकरण, सबसे पहले कालों का जो नामकरण है वो किसके द्वारा किया गया है? तो जॉर्ज ग्रेसन के द्वारा किया गया है। इनकी एक रचना थी जो 1888 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, उसके बाद आता है संधि काल या फिर चारण काल। किसके द्वारा नाम दिया गया है? रामकुमार वर्मा के द्वारा ये नामकरण किया गया है। इन्होंने जो संधि काल का समय है वो 1000 तक माना है, और आपका जो आपका चारण काल है वो 1000 के बाद 1375 तक माना हुआ है। किसके द्वारा? रामकुमार वर्मा के द्वारा। तो अगर आपसे पूछ ले कि चारण काल नाम किसने दिया है, सबसे पहले तो जॉर्ज ग्रेसन ने दिया है, उसके बाद रामकुमार वर्मा ने दिया है। और संधि काल नाम तो बिल्कुल है कि आपके रामकुमार वर्मा ने ही दिया है, किसी और ने नहीं दिया। उसके बाद है कि आरंभिक काल को बीज बोपन काल किसने दिया है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दिया गया है, जो आपके द्विवेदी युग के प्रवर्तक के रूप में भी माने जाते हैं। 1903 के आसपास जो आपका द्विवेदी युग आरंभ होता है।
आरंभिक काल नाम किसने दिया है आदिकाल को? तो मिश्र बंधुओं के द्वारा क्या दिया गया है? आरंभिक काल नाम दिया गया है। प्रारंभिक काल किसने दिया है? तो डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के द्वारा क्या दिया गया है? प्रारंभिक काल नाम दिया गया आदिकाल को। अपभ्रंश काल किसने दिया है? ये भी महत्वपूर्ण है। अपभ्रंश काल किसने दिया है? बच्चन सिंह के द्वारा या फिर गुलेरी जी के द्वारा क्या है जो आपका अपभ्रंश काल नाम दिया है। ठीक है। वीर काल किसने दिया है? एक वीर गाथा काल है, एक वीर काल है। तो वीर गाथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है और वीर काल किसके अनुसार है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा दिया गया एक नाम है। आदिकाल जो नाम है वो किसकी देन है? तो है आपकी हजारी प्रसाद द्विवेदी की। और ये भी महत्वपूर्ण है कि बताइए आरंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया या आदिकाल नामकरण किसकी देन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की देन है। बाल्यकाल या अंधकाल नाम किसके द्वारा गया है? रमाशंकर शुक्ल रसाल के द्वारा दिया है। ठीक। तो सबसे विवादास्पद जो आपका रहा है काल वो कौन सा रहा है? आदिकाल ही रहा है। और इसको विभिन्न विद्वानों ने क्या है अलग अलग नाम से संबोधित भी किया है। चलिए अब बात करते हैं कि जो ये आदिकाल है इसके अंतर्गत कौन कौन से साहित्य जो है समाहित होंगे और क्या जो इसको सटीक नाम है वो क्या दिया जाएगा। तो अगर हम बात करें आदिकाल की तो आदिकाल को जो नाम है वो आदिकाल ही सबसे ज़्यादा दिया गया है और सर्वमान्य भी फिर यही रहा है। जो आपका आरंभिक काल को नामकरण है सर्वमान्य वो कौन सा है? आदिकाल नाम है और किसकी देन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की देन है। ठीक है। लेकिन अब आदिकाल जो है वो क्या नाम औचित्य है मतलब उचित है वो नाम या सार्थक है वो नाम या नहीं है। जैसे आप अगर वीरगाथा काल की नाम बात करें तो वीरगाथा काल कहना उचित नहीं होगा क्योंकि इसमें क्या है वीर रस जो आपका वीर साहित्य उसके अलावा भी अनेक साहित्य लिखा गया। जैसे बिसर देवरासो है आपका श्रृंगार परख है। ठीक है। उसी प्रकार आपके जो सिद्ध साहित्य हैं नाथ साहित्य हैं तो अनेक साहित्य हैं जो आपके क्या है वीरता पूर्ण नहीं थे। कोई भक्तिपूर्ण था। ठीक है। कोई योग पूर्ण था, कोई लोक जागरण पूर्ण था। तो उसमें वीर गाथा काल नाम देना जो है वो उचित नहीं होगा। इसीलिए जो आरंभिक काल है इसको नाम जो दिया गया है वो आदिकाल ही रखा गया है, सर्वमान्य रखा गया। अब आदिकाल जो है इसके अंतर्गत जो साहित्य है वो कितने प्रकार का साहित्य आता है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं आज। ठीक है। सबसे पहला जो इसके अंतर्गत साहित्य आता है वो कौन सा आता है? जो सिद्ध साहित्य है। ठीक है। सिद्ध साहित्य। और कौन सा साहित्य आता है? और आता है इसमें अंदर नाथ साहित्य। नाथ साहित्य भी क्या है आपका आदिकाल के अंतर्गत आएगा। और कौन सा आता है? जैन साहित्य। जैन साहित्य। जैन साहित्य भी आपका क्या है जो आदिकाल के अंतर्गत आने वाला है। उसके बाद है आपका रासो साहित्य। रासो साहित्य। रासो साहित्य आपका किसके अंतर्गत आएगा? ये भी आदिकाल का एक भाग है। और एक आपका रहता है जो आपका लोक साहित्य आता है। लौकिक साहित्य जिसको हम कहते हैं। ठीक है। जिसमें लोक गाथाएं लिखी गई है जैसे ढोला मारूरा दोहा नामक रचना है। अब जो ये आपके भाग हैं ये हम पढ़ेंगे आदिकाल के अंतर्गत आने वाले साहित्य कि आदिकाल में कौन कौन से साहित्य रचे गए और क्या उनकी विशेष बातें हैं। जैसा आपका सिद्ध साहित्य है वो सिद्ध साहित्य है क्या? अब इसके बारे में हम बाद में फिर बात करेंगे कि सिद्ध साहित्य सिद्धों में कौन कौन से सिद्ध हुए हैं, कितने सिद्ध हुए हैं, कौन कौन सी उनकी रचनाएं हैं, किन्होंने किसको पहला माना है। इस तरह की हम चर्चाएं जो बाद में करेंगे। लेकिन हम आज जो आदिकाल के अंतर्गत आने वाली रचनाओं के प्रकार है वो उसकी बात करें कि कितने प्रकार की रचनाएं रची गई है, क्या उनकी खास बातें, क्या उनकी विशेष बातें जो एक दूसरे से भिन्न है। अब जैसे सिद्ध साहित्य है, अब सिद्ध साहित्य की बात करें हम तो किसके द्वारा लिखा गया है? आपने सुना होगा बौद्ध धर्म की बात। ठीक है। अब जो बौद्ध धर्म था उसमें विकृति आई मतलब जैसी कोई बात आपका परंपरा चली है उसमें एक ही चीज चली रही थी तो उसमें क्या है जो आप कहें लोग उब जाते हैं एक ही चीज से, एक ही परंपरा से क्या है उब जाते हैं। अगर एक ही चीज आपको डेली खाने के लिए मिलेगी है उस चीज से आप उब जाते हैं। तो जो बौद्ध साहित्य था अब उसमें विकृति आनी शुरू हो गई थी। लोगों का क्या है इससे थोड़ा विश्वास उठना शुरू हो गया था। इसीलिए जो बौद्ध साहित्य था वो दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान।
ठीक है, एक हीनयान बंटगी, एक महायान बंटगी। जो आपकी महायान है उसको ही वज्रयान कहा जाने लगा। तो जो वज्रयान शाखा है, जो वज्रयान शाखा बनी, इसने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, कौन सी, जो आपकी वज्रयान शाखा है, ठीक है, जो वज्रयान शाखा है, इसने अपने प्रचार प्रसार के लिए कुछ साहित्य लिखा, कुछ ग्रंथ लिखे कि हमारा जो आपका धर्म है उसका प्रचार प्रसार किया जा सके, लोगों तक पता लगे कि ये ग्रंथ है, धर्म क्या है, क्या इसकी विशेषताएं हैं, हमें इस धर्म को अपनाना चाहिए। ठीक है, तो जो वज्रयान धर्म था, इन्होंने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जिस साहित्य का प्रयोग किया, जो साहित्य लिखा, उस साहित्य का नाम लिया सिद्ध साहित्य। अगर आपसे पूछ ले कि आपका जो सिद्ध साहित्य है वो किस भाषा में लिखा गया है, तो आपकी भाषा जो पर्टिकुलर आती है उस समय की, उस समय आपकी एक तो पाली थी, और पाली के बाद जो आपकी प्राकृत और अपभ्रंश आती है। तो मुख्य रूप से जो अपभ्रंश साहित्य है, जो अपभ्रंश में लिखी गई थी मुख्य रचना इनकी। और अगर पर्टिकुलर की बात करें तो बौद्ध साहित्य है, बौद्ध साहित्य के जो आप सिद्धों की जो भाषा है वो कौन सी थी, संध्या भाषा या संधा भाषा के नाम से भी इसको जाना जाता है। कि बताइए संधा भाषा किसकी थी, तो आपके जो सिद्ध हैं इनकी भाषा को हम क्या कहते हैं, संधा या संध्या भाषा के नाम से भी कहते हैं। ठीक है, तो जो इनकी विशेष बात थी सिद्धों की, वज्रयान जो आपके धर्म के शाखा के लोग थे, इनकी प्रमुख बात क्या थी, इनका था कि कोई आप किसी, अगर आपने निवारण करना है, अगर कोई आपका, जैसे हम कहते हैं कि मुक्ति पानी है, जैसे आपका आगे आता है भक्ति काल की हम बात करें तो जो सूफी वर्ग वाले हैं या संत काव्यधारा वाले हैं, उन्होंने सबने अपनी बात की है कि प्रेम के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर तक प्राप्त पहुंच सकते हैं। तो जो सिद्ध साहित्य के लोग थे, इनकी एक विशेष बात थी, इन्होंने क्या कहा कि स्त्री के साथ संसर्ग करना है, स्त्री का भोग करना है, तभी हम क्या है, सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात इन्होंने मुख्य मार्ग कौन सा अपनाया, स्त्री का संसर्ग, कि स्त्री का भोग करना है, स्त्री के साथ रहकर उसके साथ जो आपका व्यवहार है, जिसको हम कहते हैं दुष्व्यवहार, वो करके क्या है, आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। जिसने क्या है, स्त्री का संसर्ग नहीं किया है तो उसको सिद्धि प्राप्त नहीं माना जा सकता था। तो जो नारी का संसर्ग है, नारी का भोग है, किस साहित्य की मुख्य विशेषता रही है, सिद्ध साहित्य की रही। ठीक है, अब जब ये अंतराल, ये काम जो लंबे समय तक रहा है, तो लोगों में इसमें क्या है, विकृति आने लगी। अब आप अगर बात करें इस जो आप सिद्ध साहित्य में हम बात करें कि स्त्रियों का भोग है, अगर हम दक्षिण भारत में बात करें तो कुछ एक मंदिर 19वीं से 20वीं शताब्दी तक भी वहाँ ऐसे थे, क्या कुछ ऐसे आज भी हैं। वहाँ पर क्या है, अब कोई ना कोई, जैसे हर परिवार क्या है, अपने घर की एक लड़की को मंदिर में सौंप देता है, मंदिर में छोड़ देता है बचपन में ही, और उसका जो पालन पोषण है वहीं होता है, और वो पुजारियों के अधीन रहती है। अब जो पुजारी उसके साथ करना चाहे, जैसी सेवा उनकी करना चाहे वो करती है। तो वो चीज़ परंपरा कहीं ना कहीं सिद्ध साहित्य से जुड़ी हुई है, और वो आज परंपरा फिर भी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है, 20वीं शताब्दी तक देखने को मिल रही है। आज तो 21वीं सदी है, लेकिन कई मंदिरों में आज भी ये परंपरा है कि अपने घर की एक कन्या है वो मंदिरों में दे दी जाती है बचपन में ही, बाल्यकाल में ही, और उसके बाद क्या है, उसका पालन पोषण है वो मंदिर में ही किया जाता है, वहीं वो अपना पूरा जीवन व्यतीत करती है। तो ये रहा सिद्ध साहित्य की जो नारियों के साथ संसर्ग करता था। दूसरा है नाथ साहित्य। ठीक है, अब अगर सिद्धों की बात की जाए तो राहुल सांकृत्यायन ने, जो आपके राहुल सांकृत्यायन जी, पंडित राहुल सांकृत्यायन, इन्होंने अनेकों यात्राएं की है। इन्होंने जो सिद्धों के ग्रंथों का क्या है, खूब अध्ययन किया है। और राहुल सांकृत्यायन के अनुसार सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई थी, 84 मानी गई थी। बताइए कि राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों की संख्या कितनी मानी है, 84 मानी है। और ये जो आपके सिद्ध थे, ये अपने शब्द के पीछे पा लगाते थे, जैसे सरहप्पा, लुयप्पा, कणहप्पा, शबरप्पा, तो पा शब्द ही जरूर जोड़ते थे। तो अगर आपसे पूछ ले कि सिद्ध साहित्य में प्रथम जो सिद्ध है वो किसे माना गया है, तो माना गया है सरहप्पा को। ठीक है, सरहप्पा को क्या माना गया है, सिद्ध साहित्य का प्रथम इतिहासकार आपका प्रथम सिद्ध माना गया है। जो आपके सिद्ध हैं 84, इनमें से प्रथम कौन सा है, तो आपका सरहप्पा है, और संख्या कितनी है, 84 है। अब जब सिद्ध साहित्य से लोग उब गए, ठीक है, नीरस सा होने लगा, तो एक अन्य दूसरी शाखा इसके साथ साथ चली, जिसका नाम था नाथ साहित्य। इन्होंने भी सिद्धि, इन्होंने भी ईश्वर को ही प्राप्त करना है, लेकिन स्त्री का संसर्ग नहीं।
ठीक है। आप बताइए, क्वेश्चन आता है कि बताइए नारी से दूर रहने की बात किसने की है? नारी की निंदा करने वाला संप्रदाय कौन सा है? या आपको नारी का जो भोग नहीं करता था वो कौन सा साहित्य आपका संप्रदाय था उस समय? तो नाथ संप्रदाय था, नाथ साहित्य था। ठीक है। अब जो नाथ संप्रदाय के लोग थे उन्होंने क्या कहा कि स्त्री का संसर्ग नहीं करना है, स्त्री के साथ जो दुष्व्यवहार किया जाता है, दुर्व्यवहार किया जाता है, वो नहीं करना है, स्त्री नारी से दूर रहने की बात इन्होंने की है। अब जो नाथ साहित्य था उन्होंने क्या है कि हमें जो ईश्वरीय प्राप्त करना है, सिद्धि प्राप्त करनी है, वो किसके द्वारा करनी है? योग के द्वारा। तो योग को जो बल दिया गया वो किसके द्वारा दिया गया? नाथ के द्वारा दिया गया, नाथों के द्वारा दिया गया। आई यहीं से, सिद्धों से ही निकल के नाथ आए। लेकिन सिद्ध वाले लोग क्या थे कि स्त्री का संसर्ग करके क्या है? सिद्धि प्राप्त करनी है। नाथों की क्या मुख्य बात थी कि योग के द्वारा हमने सिद्धि प्राप्त करनी है। लेकिन नारी की इन्होंने निंदा की है, नारी का संसर्ग इन्होंने निषेध माना है। तो आपका नाथ साहित्य निकला सिद्ध साहित्य है, सिद्ध साहित्य से ही है, लेकिन विशेषता अलग हो गई। क्या हो गई कि यहाँ आपका जो स्त्री का संसर्ग होता है और यहाँ क्या होगा? योग के द्वारा हमने सिद्धि प्राप्त करनी है। जो आपका नाथ साहित्य है वो किसके? नाथ संप्रदाय है, उसको प्रतिष्ठापित करने वाले कौन थे? गोरखनाथ और उनके जो आप गुरु थे मत्स्येंद्र नाथ, उनकी बात हम करते हैं। ठीक है। नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? 9 मानी गई है। वैसे ही आपका जैन साहित्य है कि जो जैन धर्म था उन्होंने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जिस क्या बोलते साहित्य का प्रयोग किया वो क्या कहलाया? जैन साहित्य लिखा है किया गया। ठीक है। जिसमें आपके हेमचंद्र आएंगे, स्वयंभू आएंगे, जो आपके अपभ्रंश के कवि हैं वो आपके जैन साहित्य के अंतर्गत ही आएंगे। स्वयंभू आएंगे, आपके हेमचंद्र आएंगे, और भी अनेक कवि हैं आपके। उसके बाद लिखा गया कौन सा? रासो साहित्य। अब रासो साहित्य क्या था? अब जिनकी बात हम करते हैं कि रासो साहित्य मुख्य रूप से तो यही एक विशेष ग्रंथ परंपरा थी, रचना थी जो आदिकाल में लिखी गई थी और जो एक साहित्य की श्रेणी में रखी जाती है। रासो साहित्य कहाँ लिखा जाता था? तो आपका राजस्थान में अत्यधिक जो है रासो साहित्य लिखे गए थे। ये अधिकतर वीरता परक थे, जिनमें राजाओं की वीरता की बात की जाती थी। लेकिन अब जरूरी नहीं है कि सारे साहित्य, सारे रासो साहित्य ऐसे ही थे जिसमें वीर काल या वीरता की बातें की गई। कुछ श्रृंगार परक भी थे, ठीक है, कुछ नीति परक भी थे। तो ये है रासो साहित्य कौन सी इसमें? तो ये आपके किसमें आएंगे? आदिकाल के अंतर्गत आएंगे। रासो साहित्य से ही शब्द निकला था रास, जो आपका चारण काल नामकरण किया गया जॉर्ज ग्रिसन के द्वारा। तो जो यहीं से इनकी विशेषता निकली है, क्योंकि जो रासो साहित्य वो किसके द्वारा लिखे गए हैं? अब उस समय क्या था कि कोई कवि अगर उभरना चाहता था, अपने आप को, अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहता था, तो किसी दरबार में रहकर, किसी के राजा के दरबार में एक राजकवि बनकर क्या है अपनी प्रतिष्ठा प्रतिस्थापित करता था। अगर आपको दरबार में रहना है तो उसकी प्रशंसा करनी होगी। अगर कोई क्या है, अगर आपको अपनी क्या है प्रशंसा, अपना जो पद है वो बरकरार रखना है, तो आप क्या करेंगे? जिसके अंतर्गत आप काम कर रहे हैं उसकी प्रशंसा करनी पड़ेगी। भले ही आप उसकी झूठी प्रशंसा कीजिए, लेकिन आपको उसकी प्रशंसा करनी पड़ेगी। अगर युद्ध में राजा ने क्या है कहीं ना कहीं उससे हार हुई है, तो भी आप उसकी बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करेंगे कि हमारा राजा ऐसा है, तलवार निकलता है तो चारों तरफ बिजली कड़कती है, पैर रखता है तो धूल उठती है, गरजता है तो बादल की तरह एक क्या है माहौल। तो इस तरह की जो चीजें हैं बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना तो एक चाटुकारिता ही कहलाती है। तो उसी तरह इसका नाम क्या है? चारण काल भी पड़ा था। जो क्या थे? चारण या भाट जो लोग थे वो क्या करते थे? राजाओं की प्रशंसा करते थे, उनकी चाटुकारिता करते थे, उन के अनुसार चलते थे। जैसा राजा चाहता था वैसा साहित्य जो है वो कवि को लिखना पड़ता था, इसलिए इसको चारण काल भी कहा गया है, रासो साहित्य भी नाम दिया गया है। तो रासो साहित्य वीर परक भी लिखा गया और श्रृंगार परक भी लिखा गया। ठीक है। उसके बाद आता है लोक साहित्य। कुछ लोक साहित्य, लोक रंजन रचनाएं भी लिखी गई, जिसमें क्या है मनोरंजन के लिए विशेष बातें लिखी गई। केवल और केवल क्या है? जहाँ पर आपके लोक रंजन की बातें की जाती है, ऐसे साहित्य आपके लोक साहित्य के अंतर्गत आएंगे। तो ये कुछ आपका वर्गीकरण किया गया है जो आदिकाल के अंतर्गत आएगा। अब अगली वीडियो में हम एक एक करके सब साहित्य के रचनाकारों की, उनकी रचनाओं की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। किस भाषा में लिखा गया है, किसने लिखा है, कब लिखा है, क्या इस साहित्य की विशेष बातें हैं। ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा।